हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ द सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए, इस चैप्टर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आज वाले लेक्चर में हम लोग पूरा का पूरा प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे और अगले 2 लेक्चर में हम लोग पूरा चैप्टर जो कि यूकैरियोटिक सेल जिसमें है उसमें उसको पूरा कवर करेंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर 26 जुलाई को नीट का एग्ज़ाम देना है तो बायोलॉजी एटलीस्ट 4 घंटे पर डे पढ़ना है, जिसमें से आप 2 घंटे आप पढ़ाई कर सकते हैं, 2 घंटे आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं और 2 घंटे में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। विदाउट अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए तो क्वेश्चन अपने आप लग जाएंगे। क्वेश्चन लगने से क्या होता है, क्वेश्चन लगाने से आपको जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है वो पता चलते हैं कि किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इसको बहुत ही ईजिली, मतलब जो अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं काफ़ी ईजी वे में है, आप इसे समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए देखिए, सेल, अगर हम सेल की बात करते हैं तो हम इसकी डिस्कवरी से स्टार्ट करते हैं। इसकी डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी? तो देखिए, डिस्कवरी वाला पोर्शन हम पहले देख लेते हैं। अगर हम बात करें डिस्कवरी की तो सबसे पहला सेल, अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि एक सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जिस सेल की डिस्कवरी की थी वो था डेड सेल, ठीक है, डेड सेल, और वो कॉर्क सेल था। और कॉर्क कहाँ से ऑब्टेन होता है ये आप एनाटॉमी में पढ़ेंगे, क्वेरकस सुबर से, क्वेरकस सुबर। लेकिन अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि जो एक किसी लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी एवी ल्यूवेनहॉक ने। एवी ल्यूवेनहॉक ने। आप देखिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी काफ़ी बाद में हुई, लेकिन जो एवी ल्यूवेनहॉक हैं उन्होंने अपने से एक माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था और वो माइक्रोस्कोप वो यूज़ करते थे डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए। तो कभी अचानक से उन्होंने उस माइक्रोस्कोप से बारिश के बाद मिट्टी में कुछ ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे कुछ रॉड शेप ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहे हैं, और वो रॉड शेप ऑर्गेनिज्म क्या थे? बैक्टीरिया थे, ठीक है, बैक्टीरिया। और रॉड शेप बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज द बैसिलस। तो सबसे पहली जो लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी वो थे ल्यूवेनहॉक, और ल्यूवेनहॉक ने जिस लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी वो था बैक्टीरिया। और वो बैक्टीरिया कौन थे? रॉड शेप बैक्टीरिया थे। हालांकि एवी ल्यूवेनहॉक ने कुछ और भी डिस्कवरी की थी। इन्होंने आरबीसी की डिस्कवरी की, ठीक है, इन्होंने स्पर्म की डिस्कवरी की, इन्होंने एग की डिस्कवरी करी, ठीक है। तो ये सारे जो क्रेडिट हैं वो एवी ल्यूवेनहॉक को जाता है। तो अब एग्जामिनर का आपसे पूछता है कि डेड सेल की डिस्कवरी किसने की थी या सेल की डिस्कवरी किसने की, तब आप रॉबर्ट हुक बताएंगे। लेकिन अगर आपसे वहीं पे पूछ दिया जाता है लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की, तब आप बताएंगे एवी ल्यूवेनहॉक, ठीक है। अब चलिए देखिए, सेल के बारे में हम लोग आगे चलते हैं। सेल के बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऑर्गेनिज्म 2 तरीके के होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में केवल एक सेल है। आप लोग प्रोटिस्टा पढ़ते हो, प्रोटिस्टा एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, अमीबा हो गया, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें केवल ओनली 1 सेल, मतलब उनकी पूरी की पूरी जो बॉडी की फंक्शन हो रहा है उसी एक सेल के अंदर हो रहा है। तो वो क्या होते हैं? वो इंडिपेंडेंट लाइफ को लीड कर सकते हैं, ठीक है। केवल एक ही सेल है, उनको आसपास से कोई मतलब नहीं है, आसपास अगल बगल कोई सेल नहीं है, उनकी लाइफ की जितनी प्रोसेस हो रही हैं वो सब कहाँ हो रही हैं? एक ही सेल के अंदर। जबकि जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म हैं वहाँ पे सेल मिलियंस होते हैं, मोर देन 1 सेल।
तो जब आप सेल को आगे सेल मिलके क्या बनाएगा, टिश्यू बनाएगा, टिश्यू फिर ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ देखते हैं, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में देखते हैं। तो आपको ये समझना है डिस्कवरी, और आपके एनसीईआरटी में एक और चीज़ दिया हुआ है कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन। अब हम लोग आगे आते हैं, सेल के बारे में देखते हैं कि सेल थ्योरी किसने दिया था। तो सेल थ्योरी को समझने के लिए इसको समझिएगा आप लोग, सेल थ्योरी, सेल थ्योरी दिया था दो साइंटिस्ट ने, एक थे स्लाइडेन और दूसरे थे स्वान। तो जो स्लाइडेन थे, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इन्होंने 1838 में, ये ईयर भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ये जर्मन बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको ये तीनों चीज़ याद रखना है, सेल थ्योरी, स्लाइडेन 1838 एंड ही वाज अ जर्मन बॉटनिस्ट। इन्होंने क्या किया, स्टडी ऑफ प्लांट सेल, इन्होंने प्लांट सेल की स्टडी की, और इन्होंने देखा कि प्लांट का जो प्लांट स्टडी ऑफ प्लांट किया, तो उन्होंने देखा कि जो प्लांट की बॉडी है दैट इज मेड अप ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज, जो आगे चल के क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। एट द सेम टाइम एक दूसरे साइंटिस्ट थे, थियोडर स्वान, इन 1839, ही वॉज अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, वो क्या थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, और उन्होंने अपना जो स्टडी किया था एनिमल सेल पे। अब देखिए एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, ये दो चीज़ तो आपको पता है, 1838, 1839, और ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, स्लाइडेन वॉज द जर्मन बॉटनिस्ट एंड स्वान वॉज द ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। इन्होंने प्लांट सेल पे स्टडी किया और इन्होंने एनिमल सेल पे स्टडी किया। एनिमल सेल में इन्होंने पहली बार देखा कि जो एनिमल सेल की आउटर मेम्ब्रेन है वो एक थिन लेयर से कवर्ड होती है, जिसको हम आगे चल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया कि किसी सेल की आउटर मेम्ब्रेन या एनिमल सेल की आउटर मेम्ब्रेन क्या है, दैट इज जो आउटर मेम्ब्रेन है एक थिन लेयर है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए, स्वान ने ही प्लांट सेल पे भी स्टडी किया, प्लांट सेल पे इन्होंने स्टडी किया, और इन्होंने ही सबसे पहले देखा कि प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर होती है जिसको प्लांट सेल जिसको सेल वॉल कहते हैं। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और सेल वॉल की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है, स्वान को जाता है। और स्वान ने ही बाद में एनिमल सेल और प्लांट सेल को बताया कि एनिमल और प्लांट की बॉडी को बताया कि जो एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं उनकी बॉडी किसकी बनी होती है, सेल्स की बनी होती है, ठीक है। तब जाके इन दोनों लोगों ने कंबाइंडली एक डेफिनेशन दिया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं। तो सेल थियरी सबसे पहला यहाँ पे हमें एक इससे कंक्लूजन निकलता है, ऑल living organisms are made up of cells, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। चलिए, लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि सेल थियरी का एक्सेप्शन क्या है, सेल थियरी का एक्सेप्शन क्या है, तो आप क्या बताओगे, वायरसेस, वेरॉइड्स, प्रियॉन्स, मतलब ये सब भी वायरस ही हैं। तो वायरसेस आर द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, वायरसेस क्या हैं, सेल थ्योरी के एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि वायरसेस आर, हमें पता है कि वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। इसको हम लिविंग भी कह सकते हैं। लिविंग कब तक कहेंगे, जब ये किसी लिविंग सिस्टम के अंदर होंगे, होस्ट के अंदर होंगे, तब तक ही ये लिविंग होते हैं। ये बाहर आने पे क्या हो जाते हैं, नॉन लिविंग हो जाते हैं, क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। तो वायरसेस कैसे हैं, ए सेलुलर हैं, इनकी बॉडी कैसी होती है, ए सेलुलर। तो सेल थ्योरी के एक्सेप्शन क्या हैं, दैट आर द वायरसेस, ठीक है। वायरसेस, विराइड्स और प्रियॉन्स में क्या अंतर है, ये हम आगे आपको समझाएंगे। ओके,
तो अभी हमें ये चीज़ समझ में आ चुका है कि जो सारे के सारे लिविंग्स हैं वो किससे बने हुए हैं, सेल से, एक्सेप्ट द वायरसेस, क्योंकि वायरसेस क्या हैं, ए सेल्यूलर है। ओके, अब देखिए आगे, हाँ इनका एक एक्सेप्शन क्या है, इन्होंने ये तो बता दिया कि सारे के सारे लिविंग्स किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि हाउ न्यू सेल्स अराइज, नई सेल्स कैसे बनती हैं, हाउ न्यू सेल्स अराइज, ये इनका एक्सेप्शन है। दे डिडंट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल अराइज, ठीक है, तो ये इसका एक्सेप्शन है। आगे 1855 में एक साइंटिस्ट थे रुडोल्फ वर्क्यू, ठीक है, इन्होंने मॉडिफाइड सेल थ्योरी दिया, मॉडिफाइड सेल थ्योरी में इन्होंने क्या दिया, या इनकी सेल थ्योरी को हम लोग कहते हैं ओमनिस सेलुला ई सेलुले। इसका मतलब ये है कि ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इन्होंने बताया जितनी भी नई सेल्स हैं वो किससे बनती हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं, पहले से प्रेजेंट सेल के द्वारा ही नई सेल्स बनती हैं। तो रुडोल्फ वर्क्यू या मॉडिफाइड सेल थ्योरी का कहना है ओमनिसेल्युला सेल्ले, मतलब जितनी भी नई सेल्स आती हैं वो कहाँ से आती हैं, पहले से प्रेजेंट सेल से आती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मॉडिफाइड सेल थ्योरी में दिया गया, पहला ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, और दूसरा क्या है, ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओके, ये चीज़ें हमें इतना क्लियर हुआ। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट में क्या है, ओवरव्यू ऑफ अ सेल, ओवरव्यू ऑफ अ सेल, जिसमें हम देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। तो पहले हम लोग एक चीज़ जानते हैं, आपने दो टर्म सुना है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, लेकिन एक और सेल होता है जिसको हम लोग कहते हैं मीजोकैरियोटिक। तो ये है प्रोकैरियोटिक, ये है मीजोकैरियोटिक और ये है यूकैरियोटिक। अंतर क्या है, देखिए कैरियन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, और प्रो का मतलब है प्रिमिटिव। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियस काफ़ी प्रिमिटिव है, न्यूक्लियस अनडेवलप्ड है, या न्यूक्लियस आर विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, मतलब जो न्यूक्लियस होता है विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, और ऐसे न्यूक्लियस को हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं, जबकि यूकैरियोट में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अब हम लोग क्या देखते हैं, मीजोकैरियोट्स क्या हैं, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। अब आप एक चीज़ देखेंगे कि हम इसको कैसे समझेंगे। आप चलिए एक चीज़ इसको देखिए, जो प्रोकैरियोट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। प्रोकैरियोट में जो डीएनए होता है, प्रोकैरियोट का जो डीएनए होता है वो नेकेड होता है। नेकेड डीएनए का मतलब क्या हुआ, दैट इज विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, मतलब प्रोकैरियोटिक डीएनए इज नेकेड, दैट मीन्स डीएनए इज विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट। यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट है और हिस्टोन प्रोटीन भी एब्सेंट है। यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट है, लेकिन मीजोकैरियोट्स में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है।
अब हम लोग आगे हिस्टोन प्रोटीन पढ़ेंगे। हिस्टोन प्रोटीन जब हम अमाइनो एसिड पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि एक पॉजिटिव प्रोटीन होती है जो आर्जिनिन और लाइसिन से बनी होती है, क्योंकि आर्जिनिन लाइसिन ये पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड हैं और यही आगे चल के अमाइनो एसिड कौन सा प्रोटीन बना देते हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन। और डीएनए कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो डीएनए इज़ नेगेटिव, हिस्टोन प्रोटीन इज़ पॉजिटिव, तो जो बाइंडिंग होती है वो ईजी हो जाती है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हमें ये समझ में आ गया कि प्रोकैरियोट, मेसोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या अंतर है। अच्छा, मेसोकैरियोट के एग्जाम्पल क्या हैं? देखिए, मेसोकैरियोट में प्रोटिस्टा आते हैं, कुछ प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा क्या है? प्रोटिस्टा, हालांकि हमें एक चीज़ समझ में आ गया कि जो ये हमें यहाँ पे समझना है कि प्रोटिस्टा क्या होते हैं। दे आर यूनिसेलुलर, या हम कह सकते हैं ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम प्रोटिस्टा में रखते हैं। आप एकदम ये डिफिनीशन आपके हमेशा जुबान पे होनी चाहिए। ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज प्रोटिस्टा। फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोग पढ़ते हैं डीनोफ्लैजिलेट्स, पढ़ते हैं ना, डीनोफ्लैजिलेट्स हो गए, डायटम्स हो गए, यूग्लिनॉइड्स हो गए, ये सब क्या हैं, प्रोटिस्टा हैं। स्लाइम मोल्ड्स हो गए। तो पहला जो फ़र्क है वो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। आगे हम लोग प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में थोड़ा सा डिटेल जो डिफरेंस है वो देखेंगे। ऐसा क्या है जो प्रोकैरियोट को यूकैरियोट से अलग करता है। तो पहला डिफरेंस तो हमें यही पता चल चुका था कि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, ओके, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा डिफरेंस हम लोग देखेंगे, यहाँ पे दोनों प्रेजेंट हैं। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि प्रोकैरियोट्स में कंपार्टमेंटलाइजेशन एब्सेंट है, कंपार्टमेंटलाइजेशन एब्सेंट है। मतलब देयर इज नो कंपार्टमेंटलाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंपार्टमेंटलाइजेशन? जबकि यहाँ पे कंपार्टमेंटलाइजेशन प्रेजेंट है। मतलब यूकैरियोट में कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब ये है कि न्यूक्लियस का एक अलग कंपार्टमेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया का एक अलग कंपार्टमेंट है, ठीक है, उसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स का अलग कंपार्टमेंट है। मतलब ढेर सारे ऐसे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि एक हम कह सकते हैं एक अच्छा घर की तरह, जिसमें अलग अलग चीज़ों के लिए जैसे क्या डाइनिंग रूम अलग है, हॉल अलग है, किचन अलग है, स्टडी रूम अलग है। तो वो क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। मतलब कंपार्टमेंटलाइजेशन है यहाँ पे। जबकि प्रोकैरियोट में कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है, कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट होता है, तो कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है। जो कुछ भी है सब इसी हॉल में ही है, ठीक है ना। तो कंपार्टमेंटलाइजेशन किसका फीचर है? यूकैरियोटिक सेल का फीचर है, ओके। नेक्स्ट है प्रोकैरियोट में। प्रोकैरियोट में सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना होगा कि सेल ऑर्गेनेल्स मतलब सेल ऑर्गेनेल्स तो कई टाइप के होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड, ए मेम्ब्रेनस। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि इन प्रोकैरियोट्स ऑल सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, गलत है, क्योंकि प्रोकैरियोट में राइबोसोम होता है और राइबोसोम क्या है, ए मेम्ब्रेनस है, ठीक है। तो डिफिनीशन ऐसे हो सकती है, ऑल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट। मतलब प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। नॉट, हम ये नहीं कह सकते कि ऑल सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है, क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट है और राइबोसोम क्या है, नॉन मेम्ब्रेनस है या ए मेम्ब्रेनस है, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे राइबोसोम कैसा होता है, राइबोसोम 70S टाइप का होता है। जबकि यहाँ पे राइबोसोम कैसा है, यहाँ पे राइबोसोम 80S टाइप का होता है, ठीक है, 80S टाइप का है। एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड ये दो सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर हैं और सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर के अंदर जो राइबोसोम होंगे वो 70S होता है, ये हमें पता। मतलब ये प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम 70S है, यूकैरियोट में 80S है, लेकिन दो ऐसे यूकैरियोटिक सेल हैं जिनका राइबोसोम 70S होता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि प्रोकैरियोट में आप ध्यान से समझना है आपको कि यहाँ पे जब प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान
प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री कहलाती है। प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान एक mRNA से ढेर सारे राइबोसोम बाइंड करते हैं। ये हम आगे जब हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी। तो एक mRNA से ढेर सारे राइबोसोम बाइंड करते हैं, इसलिए प्रोकैरियोट में हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम पाए जाते हैं, पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम्स। जबकि यूकैरियोट में प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान एक mRNA से केवल एक ही राइबोसोम बाइंड करते हैं, इसलिए इसको हम मोनोसोम्स कहते हैं। गॉट इट? ठीक है। नेक्स्ट है प्रोकैरियोट में केवल और केवल एक ही क्रोमोसोम या एक ही डीएनए पाया जाता है जो कि सर्कुलर होता है। यहाँ पे सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं, वो भी कितना होता है, सिंगल होता है। जबकि यूकैरियोट में आपको पता है कि जो डीएनए होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं क्रोमोसोम के फॉर्म में, ठीक है, और वहाँ पे लीनियर डीएनए पाया जाए, लीनियर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ये भी डबल स्ट्रैंडेड ही होते हैं। चलिए देखिए, प्रोकैरियोट में एक और चीज़ होती है कि मेन जीनोम के अलावा मतलब ये सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अलावा भी सेल के अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीनोमिक डीएनए होते हैं जिनको हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं, जबकि ये प्लाज्मिड यूकैरियोट में एब्सेंट होते हैं। तो अभी आप इतने डिफरेंस आपको पता होने चाहिए कि प्रोकैरियोट में एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। हालांकि प्लाज्मिड भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और सर्कुलर है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर है। केवल एक ऐसा यूकैरियोटिक सेल है, ईस्ट है, जहाँ पे प्लाज्मिड पाया जाता है, उस प्लाज्मिड को 2 माइक्रोन प्लाज्मिड कहते हैं। बस एक ऐसा एक्सेप्शन है ईस्ट जिसमें प्लाज्मिड पाया जाता है, बाकी यूकैरियोट में प्लाज्मिड क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। सो एक बार हम इसको फिर से ध्यान से देख लेते हैं कि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट, यहाँ पे दोनों प्रेजेंट हैं। यहाँ पे कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है, जबकि यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है, यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ए मेम्ब्रेनस सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पे राइबोसोम 70S है, यहाँ पे 80S है। यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान एक राइबोसोम से एक mRNA से ढेर सारे राइबोसोम बाइंड करते हैं, इसलिए इसको हम पॉलीराइबोसोम कहते हैं। जबकि यहाँ पे एक mRNA से केवल और केवल एक राइबोसोम बाइंड करता है, इसलिए इसको हम मोनोसोम कहते हैं। यहाँ पे जो डीएनए है वो सर्कुलर होता है, यहाँ पे लीनियर होता है, और डीएनए केवल और केवल सिंगल होता है। यहाँ पे डीएनए ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम और 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर हम ह्यूमन की बात करें, डिफरेंट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और यहाँ पे जीनोमिक डीएनए के एक मेन जीनोमिक डीएनए के अलावा भी कुछ सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं जिनको हम एक्स्ट्रा डीएनए कहते हैं, एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए कहते हैं, वो है प्लाज्मिड। जबकि यूकैरियोट में प्लाज्मिड नहीं पाए जाते हैं, इसका एक एक्सेप्शन है, वो है ईस्ट। प्लाज्मिड क्या करता है, प्रोकैरियोटिक को एक जो यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है। जैसे मोस्ट ऑफ प्लाज्मिड क्या होते हैं, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। आगे हम लोग थोड़ा सा साइज ऑफ द सेल, अब हमारे जो सेल है उसका शेप अलग अलग हो सकता है। डिस्क शेप है, इलोंगेटेड, जैसे नर्व सेल की बात करें तो इलोंगेटेड शेप है, ओवल शेप है, डिस्क शेप है, तो ये ढेर पॉलीगोनल शेप है। तो ढेर सारे शेप आपके एनसीईआरटी में एक चार्ट दिया हुआ है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर हम मैच्योर आरबीसी की बात करते हैं तो वो बाइकॉन्केव और उसके बाद जो यंग आरबीसी होता है वो कैसा होता है, राउंड होता है, ठीक है। तो ये सारे हम लोगों ने शेप के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। साइज़ अगर हम बात करें, साइज़ ऑफ सेल की बात करें तो सबसे सेल, अब एनसीईआरटी ने हमें एक चीज़ कंफ्यूज करा है, वो आप यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा। हालांकि देखिए क्या होता है कि माइकोप्लाज्मा जो सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, इसी को हम लोग पीपीएलओ भी कहते हैं, इसी को हम लोग पीपीएलओ भी कहते हैं। तो एनसीईआरटी में हालांकि ये चीज़, एक मिनट, हाँ, एनसीईआरटी में ये अलग अलग दिया हुआ है। माइकोप्लाज्मा का साइज़ उन्होंने 0.3 माइक्रोमीटर दिया है, जबकि पीपीएलओ का साइज़ उन्होंने 0.1 माइक्रोमीटर दिया हुआ है। तो अगर वो आपको दोनों दे के पूछता है कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, तो यू हैव टू चूज़ द ऑप्शन पीपीएलओ।
आपको PPLO लगाना है। इसके अलावा ये क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, ये माइकोप्लाज्मा। एक जगह उन्होंने लिखा है कि माइकोप्लाज्मा इज़ द स्मॉलेस्ट सेल और वहाँ पे डायमीटर इसका ये दे दिया है, दूसरी जगह उन्होंने PPLO का डायमीटर ये दिया है। ठीक है, तो आप इसको चूज़ करना है आपको, PPLO। अगर दोनों दिया है तो, हालांकि ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। और माइकोप्लाज्मा क्या है, ये विदाउट मेम्ब्रेन। ये भी चीज़ आपके एनसीईआरटी में एकदम लाइन में लिखी हुई है कि ये जो स्मॉलेस्ट सेल है वो विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमें ये देखना है दूसरी सेल की। अगर हम बात करें कि RBC की बात करें तो RBC का जो साइज़ होता है, डायमीटर होता है 7 माइक्रोन मीटर होता है। सबसे जो लॉन्गेस्ट सेल है, लॉन्गेस्ट की बात करें तो वो नर्व सेल होती है। ठीक है, नर्व सेल। सबसे लार्जेस्ट सेल है, लार्जेस्ट सेल की बात करें तो लार्जेस्ट सेल क्या होती है, दैट इज़ द ऑस्ट्रिच एग। अगर हम लोग बात करते हैं एक टिपिकल बैक्टीरिया की बात करते हैं तो टिपिकल बैक्टीरिया का जो साइज़ होता है वो होता है 1 या यहाँ पे टिपिकल बैक्टीरिया का साइज़ कितना होता है, 1 to 2 माइक्रोन मीटर। अगर बैक्टीरिया, बस केवल बैक्टीरियल सेल दिया हुआ है, बैक्टीरियल सेल का साइज़ तो 3 to 5 माइक्रोन मीटर। ओके, अगर पूछता है वायरसेस का साइज़, वायरसेस सबसे छोटे हो गए, ये 0.02 से लेके 0.2 माइक्रोन मीटर, क्योंकि वायरसेस बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से फिल्टर हो जाते हैं। जब वायरसेस की डिस्कवरी इवानोव्स्की ने की थी तो उन्होंने यही डिस्कवर किया था कि जो वायरसेस होते हैं वो बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से फिल्टर हो जाते हैं। दैट मीन्स कि वो बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी सेल क्या होती है, ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी सेल है, जो स्मॉलेस्ट सेल है वो है स्पर्म। स्मॉलेस्ट सेल क्या है, स्पर्म है। जबकि ह्यूमन बॉडी की जो सबसे लार्जेस्ट सेल है वो है ओवम। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द साइज ऑफ द सेल। ये सेल की क्या है, साइज है। अब हम लोग देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल को अब एकदम डिटेल में देखेंगे और आपके एनसीईआरटी में जो पूरा 2 पेज में दिया हुआ है वो हम एक डायग्राम में बताएंगे। आप बस उस डायग्राम को ध्यान से समझना है आपको और सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, एक भी लाइन नहीं भूलेगा। ठीक है, तो देखिए पहले यहाँ पे ध्यान देना है आपको, ये प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोट्स पे क्या आते हैं, देखिए प्रोकैरियोट में दिया है सबसे पहले माइकोप्लाज्मा दिया है। ओके, दूसरा दिया है PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तीसरा दिया है ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब साइनो बैक्टीरिया, और चौथा दिया है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में भी 2 आते हैं, एक होता है यू बैक्टीरिया और एक होता है आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। अब यू बैक्टीरिया हर जगह है, हमारे हाथ पैर मुंह हर जगह पे है, लेकिन आर्की बैक्टीरिया कहाँ होते हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं। तो BGA, बैक्टीरिया, PPLO, माइकोप्लाज्मा। अब देखिए कुछ ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल, अब हमें पता चल चुका है कि प्रोकैरियोट्स में ना तो न्यूक्लियस मतलब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है, केवल राइबोसोम मतलब जो कोई सेल ऑर्गेनेल्स अगर है तो वो क्या है, राइबोसोम है। अब हमें एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है या बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के कुछ शेप दिए हुए हैं। अभी मैंने बताया था, पहला है दैट इज़ द बैसिलस। बैसिलस क्या है, रॉड शेप। अगर आपको बैसिलस दिया है मतलब रॉड शेप। दूसरा अगर कॉक्साई दिया हुआ है, स्फेरिकल है। क्या है, स्फेरिकल है। विब्रियो दिया हुआ है तो वो कॉमा शेप्ड है। और इसके अलावा अगर आपको स्पाइरुलम दिया हुआ है, स्पाइरुलम तो वो क्या है, स्पाइरल शेप्ड। तो दिस इज ऑल अबाउट द बैक्टीरियल शेप। बैक्टीरिया का क्या है, शेप है। अब आप ध्यान दीजिएगा, जो हम बताने जा रहे हैं उसको आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे। अब हम एक बैक्टीरिया का, एक प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं और उसी के बेसिस पे हम वहाँ पे जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको कवर करेंगे। सपोज़ करिए हम एक बैक्टीरियल सेल बनाने जा रहे हैं। बैक्टीरियल सेल में जो सबसे बाहर है, मान लीजिए सबसे बाहर है,
हम थोड़ा सा डायग्राम को बहुत छोटा करेंगे ताकि सारी चीज़ें आ जाएं। ये सबसे बाहर है, इस सबसे बाहर वाली लेयर को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। इस ग्लाइकोकैलिक्स का काम क्या है? बैक्टीरियल सेल में जो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसको हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ये एक पॉलीसैकेराइड का कार्बोहाइड्रेट एनरिच्ड कंपाउंड से बना होता है। तो ग्लाइकोकैलिक्स है, जैसे आपके घर के बाहर नेम प्लेट जो लगा होता है वही है बैक्टीरियल का ग्लाइकोकैलिक्स। मतलब वो एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से इंटरैक्ट करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है ना, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो ये सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ग्लाइकोकैलिक्स। ओके, अब ये ग्लाइकोकैलिक्स दो तरीके का हो सकता है। अगर ये थिक, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट का जो लेयर है थिक एंड टाइट है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कैप्सूल। क्या कहते हैं? कैप्सूल। जैसे जब आप ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पढ़ते होंगे तो वहाँ पे आपको डिप्लोकॉक्सस निमोनी बैक्टीरिया मिला था, जिसका और नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकॉक्सस निमोनी बैक्टीरिया। तो डिप्लोकॉक्सस निमोनी बैक्टीरिया में दो स्ट्रेन थे, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। आपने देखा था वहाँ पे कैप्सूल प्रेजेंट था, ठीक है। तो कैप्सूल क्या है? एक ग्लाइकोकैलिक्स है। अगर वो थिन और लूज है, थिन और लूज है, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्लाइम लेयर। एक एक पॉइंट पे आपको ध्यान देना है। तो सबसे बाहर की जो लेयर है उसको हम ग्लाइकोकैलिक्स कह दिए। ये एक कार्बोहाइड्रेट एनरिच्ड कंपाउंड से बना होता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। अगर ये थिक और टाइट है तो इसको हम कैप्सूल कहते हैं, थिन और लूज है तो इसको हम स्लाइम लेयर कहते हैं। अब देखिए दूसरी लेयर, इसके अंदर जो लेयर है वो है सेल वॉल, दैट इज द सेल वॉल। सेल वॉल बैक्टीरिया की किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। व्हाट इज द पेप्टिडोग्लाइकन? जिसको हम म्यूरिन भी कहते हैं, इसको हम म्यूरिन भी कहते हैं। मैं वहाँ नहीं लिख रही हूँ, जगह कम है, म्यूरिन कहते हैं। आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल को स्यूडोम्यूरिन कहते हैं। आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो पेप्टिडोग्लाइकन किसका बना होता है? नैग और नैम का बना होता है। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द बायोकेमिस्ट्री वाइल टीचिंग कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमने आपको बताया था कि वहाँ पे नैग कैसे बनेगा? बीटा डी ग्लूकोज का सेकेंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप इफ़ रिप्लेस्ड बाय एन एसिटाइल अमाइनो ग्रुप, तो उसको हम लोगों ने नैग कहा था। और नैग का ही थर्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप इफ लिंक्ड विद द लैक्टिक एसिड, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नैम। सेल वॉल क्या करता है? सेल वॉल सपोर्ट देगा, ठीक है, जैसे आपके घर पे गार्ड हो गया, सपोर्ट देगा। इसके अलावा ये क्या करेगा? इसको सपोर्ट के अलावा ये इसको प्रिवेंट करता है, सेल को प्रिवेंट फ्रॉम बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग, फ्रॉम बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग, इसको बर्स्ट होने और कोलैप्स होने से बचाता है। अब आते हैं हम लोग थर्ड लेयर, सबसे अंदर जो तीसरी लेयर है। तीसरी लेयर क्या है? दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सेलेक्टिव परमिएबल है, जैसा कि सबकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेलेक्टिव परमिएबल। सेलेक्टिव परमिएबल है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? हम लोग जानते हैं लिपिड और प्रोटीन्स की बनी होती है। ये तीनों चीज़ें, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तीनों चीज़ों को मिला के हम लोग कहते हैं दिस इज़ द सेल एनवलप। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल एनवलप, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बैक्टीरिया के या प्रोकैरियोट का सेल एनवलप में क्या क्या आता है, तो ग्लाइकोकैलिक्स है, सेल वॉल है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। हम लोग आगे चलते हैं, इसी को थोड़ा सा और अब बढ़ा के बना देते हैं। चलिए, ये सेल को हमने बढ़ा दिया। अब आते हैं सरफेस अपेंडेजेस में, मतलब सेल के सरफेस पे क्या क्या पाया जाता है। तो चलिए देखिए, सरफेस अपेंडेजेस में क्या क्या है। ये रहा हमारा बैक्टीरिया के सरफेस पे एक ऐसे
लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हो सकता है जिसको हम लोग कहते हैं फ्लैजिला। इसका क्या नाम है? फ्लैजिला। और ये फ्लैजिला किसका बना होता है? फ्लैजिलीन प्रोटीन का। फ्लैजिलीन प्रोटीन का। तो एक चीज़ आप हमेशा दिमाग में रखिएगा कि जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला है वो फ्लैजिलीन प्रोटीन का बना होता है और वहाँ पे 9+2 अरेंजमेंट नहीं होता, जबकि जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला है वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना होता है। यूकैरियोटिक फ्लैजिला किसका बना होता है? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन ही आगे चल के माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं, तो वही माइक्रोट्यूब्यूल्स 9+2 अरेंज होके क्या बनाते हैं? फ्लैजिला बनाते हैं। तो यूकैरियोटिक फ्लैजिला ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का है, क्योंकि प्रोकैरियोट में सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है तो वहाँ पे साइटोस्केलेटन नहीं होगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह नहीं होंगे, इस वजह से वहाँ पे ट्यूब्यूलिन प्रोटीन एब्सेंट होती है। तो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला किसका बना होता है? फ्लैजिलिन प्रोटीन का। ये 9+2 अरेंजमेंट होता है। अच्छा, कोई भी फ्लैजिला है उसमें 3 स्ट्रक्चर होगा, जहाँ से वो निकलेगा उसको हम कहते हैं बेसल बॉडी। चलिए, इसी को हम लोगों ने 3 पार्ट में बांट दिया है। सबसे ऊपर जहाँ से फ्लैजिला निकलता है उसको हम लोग कहते हैं बेसल बॉडी। आप हमेशा याद रखिएगा, फ्लैजिला या फिर सीलिया जहाँ से अराइज होता है उसको हम लोग कहते हैं बेसल बॉडी। मिडिल पार्ट को हम लोग हुक कहते हैं और जो इलॉन्गेटेड पार्ट होता है उसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं। तो फ्लैजिला में 3 पार्ट हो गए। दूसरा स्ट्रक्चर, फ्लैजिला के बाद दूसरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, दैट इज़ द पिली। एक दूसरा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है पिली। पिली इज ऑल्सो मेड अप ऑफ पिलीन प्रोटीन, ठीक है, ऑल्सो मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन कॉल्ड एज पिलीन प्रोटीन। और पिली, अच्छा, फ्लैजिला का रोल किस में है? इसका रोल मोटिलिटी में है, ठीक है, इसमें क्या है? मोटिलिटी में। पिली क्या होता है? पिली का जो रोल है वो मोटिलिटी में नहीं होता है। पिली ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने में रोल प्ले करता है, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाता है, ठीक है, ये हम लोगों ने समझ लिया है। पिली बाद में हम लोग समझेंगे, तो बस ये आप यहाँ पे इतना समझ लीजिए, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाता है। थर्ड है सबसे छोटा, देखिए मैं इसीलिए ऐसे बनाने कि आपको कन्फ्यूज ना हो। फ्लैजिला सबसे बड़ा होता है, पिली उससे छोटा होता है, और सबसे छोटा जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, दिस इज़ द फिम्ब्री। इसको हम लोग क्या कहते हैं? फिम्ब्री। और ये भी एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन से बना होता है जिसको हम कहते हैं फिम्ब्रिन प्रोटीन, और ये रोल प्ले करता है बैक्टीरिया को किसी से भी अटैच होने में, अटैचमेंट में, ठीक है। तो ये दो चीज़, फिम्ब्री और पिली, फिम्ब्री और पिली का जो रोल है, ये दोनों का रोल मोटिलिटी में नहीं। आप जरूर लिख लीजिएगा, अगर आप डायग्राम बना रहे होंगे तो नीचे आप लिख लीजिएगा, दे डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी। मोटिलिटी में केवल और केवल किसका रोल है? फ्लैजिला का रोल है। तो दीज 3 टुगेदर, इन तीनों को हम लोग कहते हैं, दिस इज द सरफेस अपेंडेजेस। सरफेस अपेंडेजेस, इन तीनों को मिला के हमने क्या कहा? सरफेस अपेंडेजेस। आगे चलें, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। अब ये तीनों अगर हमने बना दिया इस तरीके से, इसको भी थोड़ा सा अंदर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको भी देखते हैं। जैसे हम आगे अंदर जाते हैं तो ये हमारा ग्लाइकोकैलिक्स है, ये सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कुछ इनफोल्डिंग होती है साइटोसॉल के अंदर, कुछ वेसिकल के फॉर्म में, कुछ ऐसे ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में, और कुछ ऐसे, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक मिनट, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और कुछ लैमेली के फॉर्म में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग कई तरीके से हो सकती है। एक वेसिकल, ये है वेसिकल, ये है ट्यूब्यूल्स, और ये है लैमेला। इन तीनों को हम लोग कहते हैं मीजोसोम्स। क्या कहते हैं? मीजोसोम्स। तो मीजोसोम्स आर द इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनफोल्डिंग कह दिया तो हमें पता चल गया कि ये अंदर की तरफ है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग को हम लोग क्या कहते हैं? मीजोसोम्स कहते हैं। अच्छा, मीजोसोम्स के फंक्शन क्या है? इनके फंक्शन है
मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पहला, ये दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन डीएनए रेप्लिकेशन, एंड रेप्लिकेशन के बाद जो जेनेटिक मटेरियल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल। डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल। ठीक है, हमारे पास जगह कम है, अगर आप नोट बना रहे होंगे तो आप ज़रूर वहाँ पे लिखिएगा। दूसरा क्या है, दूसरा है सिक्रीशन, ठीक है, सिक्रीशन में। तीसरा है रेस्पायरेशन में। चौथा है ये हम आप आगे कह सकते हैं कि दैट इज़ द सिक्रीशन, हाँ, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो ये जो मीजोजोम्स हैं, मीजोजोम्स आर इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि कहाँ किस फॉर्म में हो सकते हैं, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स या लैमिला के फॉर्म में हो सकते हैं। तो ये टिपिकल बैक्टीरिया में होता है। लेकिन एक बैक्टीरिया होता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन को या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमैटोफोर्स। क्रोमैटोफोर्स ये किस में होता है, बीजीए में। बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। और क्रोमैटोफोर्स क्या करते हैं, क्रोमैटोफोर्स कंटेन्स पिगमेंट, कंटेन्स पिगमेंट। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है, यहाँ तक एकदम समझ में आ गया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब पहले हम इसको एक बार फिर से ध्यान से देख लेते हैं। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, फिर उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स पे कैप्सूल हो सकता है, स्लाइम लेयर हो सकता है। सेल वॉल का क्या क्या काम है, सपोर्ट, प्रिवेंट फ्रॉम बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग। ठीक है, इन तीनों को मिला के हमने सेल एनवलप नाम दिया। सरफेस अपेंडेजेस में क्या क्या हो सकता है, फ्लैजिला हो सकता है, पिली हो सकता है, फिम्बरी हो सकता है। फ्लैजिला सबसे बड़े हैं, पिली उससे छोटा है, फिर फिम्बरी सबसे छोटा है। पिली और फिम्बरी का रोल जो है वो मोटिलिटी में नहीं होता है, लोकोमोशन में नहीं होता है। लोकोमोशन में रोल बस और बस किसका है, फ्लैजिला का है। ओके, इन तीनों को मिला के हम लोग सरफेस अपेंडेजेस कहते हैं। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन फोल्डिंग्स को हम लोग मीजोजोम्स कहते हैं। जो मीजोजोम डीएनए रेप्लिकेशन, सिक्रीशन, रेस्पायरेशन, इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। ठीक है, सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन में भी है शायद। उसके बाद आगे सेम ऐसा ही एक्सटेंशन बीजीए में होता है, साइनोबैक्टीरिया में होता है, जिसको हम क्रोमैटोफोर्स कहते हैं। और क्रोमैटोफोर क्या कंटेन करते हैं, पिगमेंट कंटेन करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई। मैं इस डायग्राम को अब मिटा के फिर से जो इसमें आगे चीज़ें हैं आप लोग अपने ही सेम डायग्राम में बनाइएगा, मैं इसको आगे बढ़ा दूँ। मान लीजिए अब हमने बैक्टीरियल सेल को ऐसे बना दिया। ठीक है, यही था बैक्टीरियल सेल। हम और कुछ नहीं एलेबरेट करने जा रहे हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ पे। अब जब हम अंदर आएंगे तो अंदर हमें कुछ और चीज़ें मिलेंगी। एक मिलेगा हमारा, ये है मेन जीनोम। दिस इज़ द मेन जीनोम। जो मेन जीनोम है वो कैसा है, सर्क्यूलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल होगा, एक ही होगा। और मेन जीनोम के अलावा जो एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए है दैट इज़ द प्लाज्मिड। सो प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए। ये भी डीएनए ही है और ये भी सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। प्लाज्मिड क्या है, हमने अभी अभी आपको बताया कि प्लाज्मिड ये इसको यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से मोस्ट ऑफ प्लाज्मिड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। आप जब बायोटेक्नोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे तो टीआई प्लाज्मिड भी पढ़ते हैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस, ये हम लोग जानते हैं, हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये मेन जीनोम हो गया, ये प्लाज्मिड हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि प्रोकैरियोट का जो स्टोर फूड है, प्रोकैरियोट का जो स्टोर फूड है उसको हम लोग कहते हैं, ये मान लीजिए स्टोर फूड है, ये हो गया स्टोर फूड। इसको हम लोग कहते हैं इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडीज़।
ठीक है। इंक्लूजन बॉडीज आर द स्टोर्ड फूड ऑफ प्रोकैरियोट। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे ये याद रखनी है कि जो इंक्लूजन बॉडीज़ होते हैं या स्टोर्ड फूड होते हैं, दे आर नॉन मेम्ब्रेनस। ये कैसे होते हैं? नॉन मेम्ब्रेनस। अब इंक्लूजन बॉडी में क्या क्या हो सकता है? दे मे बी फॉस्फेट ग्रेन्यूल, ये क्या हो सकते हैं? फॉस्फेट ग्रेन्यूल हो सकते हैं, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल, ठीक है, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल हो सकते हैं, एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं। तो इंक्लूजन बॉडीज आर एक्चुअली द स्टोर्ड फूड ऑफ प्रोकैरियोट, जो कि नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसियन, ग्लाइकोजन। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया मतलब बीजीए और ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया, उनमें कुछ गैस वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं। सो ये गैस वैक्यूल्स हैं। गैस वैक्यूल्स एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। क्या करते हैं? इसको बायंसी प्रोवाइड करते हैं। और ये कहाँ होते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी एंड ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया, ठीक है। एक लास्ट चीज़ यहाँ पे बची हुई है। वो लास्ट चीज़ ये है कि जो ये मान लीजिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाया है मैंने, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाया है। और अभी अभी हमने आपको बताया था कि जो प्रोकैरियोट में राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स जो होते हैं वो कहाँ किससे एसोसिएटेड होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। दे आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो राइबोसोम्स किससे एसोसिएटेड होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं। और राइबोसोम पॉलीजोम टाइप का है, जिसका राइबोसोम का डायमीटर 15 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर है। इसकी सभी ये 70s टाइप है, हमने आपको बताया था। और 70s टाइप है तो इसमें यूनिट 50s और 30s होते हैं, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोकैरियोट। आप यहाँ से कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आया हो, आप एकदम आराम से इसको समझ सकते हैं कि प्रोकैरियोट में सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स है, फिर सेल वॉल है, फिर उसके बाद क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसके अलावा आप ये तीनों मिला के सेल एनवेलप है। फिर ये जो सरफेस अपेंडेजेस हैं, इसमें क्या है? फ्लैजिला है, पिली है, फिम्बरी है। पिली और फिम्बरी का रोल लोकोमोशन में नहीं है, फ्लैजिला का रोल लोकोमोशन में है। इसमें 3 पार्ट होता है, ठीक है, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग को हम लोग मिजोजोम कहते हैं, जो वेसिकल, ट्यूब्यूल और लैमिला के फॉर्म में होते हैं। और सेम ऐसा एक्सटेंशन बीजीए में हम क्रोमेटोफोर कहते हैं, जिनमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। फिर हमने आपको बताया कि यहाँ पे मेन जीनोम, प्लाज्मिड, ठीक है, इंक्लूजन बॉडी, गैस वैक्यूल और राइबोसोम, ये सारी चीज़ें आप एक जगह पढ़ सकते हैं। तो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल का ओवरव्यू है। एक प्रोकैरियोटिक सेल को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। हाँ, आपके बुक में एक और चीज़ दिया हुआ है, वो है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो कैसे हम कहेंगे कि कौन ग्राम पॉजिटिव है और कौन ग्राम नेगेटिव है? तो उसके लिए हम एक टेक्निक अपनाते हैं, ग्राम स्टेनिंग। साइंटिस्ट क्रिश्चियन ग्राम ने इसको दिया हुआ था। तो ग्राम स्टेनिंग में क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास ढेर सारे बैक्टीरिया हैं, हमें पता नहीं है कि हम इसमें से कौन ग्राम पॉजिटिव है और कौन ग्राम नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम इसको क्रिस्टल वायलेट डालते हैं, ठीक है, क्रिस्टल वायलेट डालते हैं। तो सारा का सारा कैसा हो जाता है? पर्पल कलर के हो जाते हैं, ठीक है, सब पर्पल कलर के हो जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं, तो जो कलर की जो एफिनिटी है वो उसको और बढ़ा देते हैं। अब हम क्या करते हैं? वॉश करते हैं अल्कोहल से। जब हम इसको अल्कोहल से वॉश करते हैं तो हमें दो टाइप के बैक्टीरिया दिखाई देते हैं। एक दिखाई देता है रेड और दूसरा दिखाई देता है वाइट। जो रेड कॉलोनी है उसी को हम लोग कहते हैं, ये पर्पल, क्रिस्टल वायलेट, कुछ भी हो, बस आप ऐसा समझ लीजिए। जो रेड दिखाई देता है इसी को हम लोग कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, और जो वाइट हैं वही ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं,
ठीक है। तो इस तरीके से हम इस स्टेनिंग को, इसको हम ग्राम स्टेनिंग कहते हैं, जिसको क्रिश्चियन ग्राम ने दिया था, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। हालांकि आपको ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं आने जा रहा है सेल से, तो आपको ये सारी चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। तो हमने सेल के बारे में आपको बताया, उसका बताया कि डिस्कवरी किसने किसने किया है, सेल थ्योरी क्या है, मॉडर्न सेल थ्योरी क्या है, ठीक है। मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दिया था, रुडोल्फ वर्च्यू ने दिया था। इसके बाद सेल के साइज़ क्या हो सकते हैं, शेप क्या हो सकता है, प्रोकैरियोट क्या है, मेसोकैरियोट क्या है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या है। उसके बाद उस जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं उसमें कौन कौन आते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल का ओवरव्यू, उसमें क्या क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स, जो सेल इन्वलप है, जो सरफेस अपेंडेजेस हैं, ठीक है। सेल के अंदर क्या क्या है, राइबोसोम 70s टाइप के हैं, लेकिन राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपको याद रखना है। और राइबोसोम्स पॉलीराइबोसोम होते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस एक mRNA से ढेर सारे राइबोसोम बाइंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगले 2 लेक्चर में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आप लोग एकदम बहुत अच्छे से पढ़िए और सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर आपको कोई सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं, मैं उसको साइड में पढ़ाते रहूँगी। थैंक यू।